आज कृपया आज अगर आप जिले का उल्लेख करके बता देंगे तो इस सूचना को भी सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज देंगे। आज बता देंगे तो इसको भेज देंगे आवश्यक कार्रवाई के लिए। ठीक है, बता देंगे तो भेज देंगे। अब नियम 105, पहली सूचना है श्री लाल बिहारी यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, राजेंद्र चौधरी जी, आशुतोष सिन्हा जी, मुकुल यादव जी, मोहम्मद जासमीर अंसारी जी, शाहनवाज खान जी। कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हैं। इस महंगाई के एक सेकंड, ऐसा है कि सभी माननीय सदस्यों को ये सूचित करना है कि आज संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से भोजन की व्यवस्था है, तो सब लोग जब जिसको समय मिले कृपया जाकर भोजन कर सकते हैं। अब आप शुरू करिए। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हैं। इस महंगाई के युग में प्रबंधक द्वारा 1000, 2000, 4000-5000 रुपये प्रतिमाह पाकर अपने परिवार की परवरिश करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह एवं अपने माता पिता की परवरिश करने में असक्षम हैं। अगर भाई परिवार से अलग कर दे तो एक मड़ई भी अपने वेतन से नहीं लगाने की स्थिति में हैं। ऐसे शिक्षकों की दशा मनरेगा के मजदूरों से भी ज़्यादा बदतर है। जो परीक्षा व मूल्यांकन की ड्यूटी करते हैं, उनका पारिश्रमिक भी सरकार समय पर नहीं दे पा रही है। इनके चिकित्सा की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनकी सेवा नियमावली भी आज तक शिक्षा विभाग द्वारा नहीं बनाई गई। इनका अनुभव भी चयन बोर्ड आयोग द्वारा अनुमन्य नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जीवन यापन करना दूभर हो गया है। ऐसे शिक्षक जो समाज को शिक्षा, दिशा और राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, उनकी दिशा अत्यंत दयनीय है। ऐसे शिक्षकों के जीवन यापन करने के व शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इनके भरण पोषण के लिए सरकार की तरफ से सम्मानजनक मानदेय दिया जाना अति आवश्यक है। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1 अरब रुपए मानदेय देने का काम किया था, ताकि वह अपने सम्मान से अपने परिवार को पाल पोस सकें। इन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक काफ़ी आंदोलित हो रहे हैं। शिक्षकों में सरकार के प्रति भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अतः लोकमत के इस सुनिश्चित विषय पर मैं सदन की कार्रवाई रोककर आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूं। 2 अरब सॉरी। कौन बोलेंगे? डॉक्टर मान सिंह जी। मान्यवर, शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला हुआ करती है, और शायद इसीलिए इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वह शिक्षा के गुणवत्ता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। और माननीय सभापति महोदय, 1971 वेतन वितरण अधिनियम की जो धारा थी, उसके पहले जितने वित्त विहीन विद्यालय थे, उनको अधिकांश विद्यालयों को स्ववित्त के क्राइटेरिया में एक निश्चित वेतनमान के अंतर्गत
लाया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प ले लिया है कि जो शिक्षा का लगभग 80% माध्यमिक में भार अपनी कंधों पर उठाए हुए हैं, उनको लेकर के जरा भी संवेदनशील नहीं। अब मानवर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा वह वित्तविहीन शिक्षक जिसके आय के कोई स्रोत नहीं है, कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए में काम कर रहा है। इस तरह की महंगाई में मानवर यह उनके साथ क्रूर और भद्दा मजाक है कि 1-2 हजार रुपए में वो जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। और हैरत तो इस बात की है कि कोरोना जैसे महामारी के दौरान जब सरकार अपने विभिन्न स्रोतों से कुछ ना कुछ मजदूरों को या अन्य समुदाय को बजट की व्यवस्था की थी, उस समय भी वित्त विहीन शिक्षकों को 1 रुपए का सहारा प्रदान नहीं किया गया। और माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार जो हमारे वित्त विहीन शिक्षक जहां कार्यरत हैं, प्रबंधक जो अपना विद्यालय खोल करके ग्रामीण एरिया में शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें 23 अगस्त 1922 को मान्यताओं के जो शर्तें हैं उसमें संशोधन कर दिया गया और जो प्राभूत कोष 15,000 रुपए हाई स्कूल के लिए था, वह प्राभूत कोष 5 लाख रुपए कर दिया गया। और माननीय सभापति महोदय, इंटर में 2 लाख कर देना तथा जो सुरक्षित कोष 3,000 रुपए था उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया गया तथा जो जमीन की शर्तें थी उसको 650 वर्ग मीटर के स्थान पर 2,000 वर्ग मीटर कर दिया गया। और ग्रामीण क्षेत्र में 6,000 वर्ग मीटर कर देना। और माननीय सभापति महोदय, जबकि डॉक्टर मान सिंह जी मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, वही माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, वित्त विहीन शिक्षकों को वेतन दे कौन रहा है? वित्त विहीन शिक्षकों को वेतन दे रहा है वो वित्त विहीन का जो प्रबंधक है, और प्रबंधक को वैसे भी पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर 3-3 हजार की जगह पे 1.5 लाख रुपए उनको और सेवा शर्तें लाद दी जाएंगी। और माननीय सभापति महोदय, जबकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री का भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, इन्होंने कहा कि हम जो 7K की धारा है, जो 7/4 की सुसंगत धारा है, उसके अंतर्गत इन्होंने बाकायदे घोषणा की कि हम वित्त विहीन शिक्षकों को 15,000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान RTGS के माध्यम से उनके खातों में सीधे करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये बड़े खेद का विषय है कि 15,000 रुपए तो कह दिया गया, लेकिन 15 रुपए की भी सहायता वित्त विहीन शिक्षकों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। माननीय सभापति महोदय, समय समय पर यह कहा जाता है या पूर्ववर्ती सरकारों को यह कह के घेरा जाता है कि आपकी सरकार ने क्या किया। माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जूनियर हाई स्कूल एक बार में 14,000, एक बार 1,100 और एक बार 300 स्कूलों को ग्रांट श्रेणी में लाने का काम किया था। माननीय सभापति महोदय,
इसके साथ ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय भी 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। माननीय सभापति महोदय, ये बड़े दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी वित्त विहीन शिक्षकों को क्यों इतना सौतेले व्यवहार का अंग बना रही है। दिन प्रतिदिन जहां शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ, शिक्षकों के वेतनमान की तरफ समय समय पर आयोगों का गठन किया जाता है, तो क्या मानवर वहां वित्त विहीन शिक्षक एक भी रुपए पाने का हकदार नहीं? मैं माननीय सभापति महोदय पीठ के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार 1971 वेतन विधिनियम की धारा थी अधिनियम की, जिसके अंतर्गत वित्त विहीन विद्यालयों को स्ववित्त की परिधि में लाया गया था, सरकार ऐसी कोई योजना बनाकर उन वित्त विहीन शिक्षकों को कुछ मानदेय देकर उनको इस त्रासदी भरे जीवन से छुटकारा दिलाने का काम करे। अतः मैं इस लोक महत्व के विषय को संसद की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। ठीक है। कौन? लाल बिहारी जी। माननीय सभापति महोदय और नेता सदन तथा संपूर्ण हमारा सदन इस बात से अवगत है, हमारे सारे शिक्षक MLC बैठे हुए हैं, वो अभी इस पीड़ा से पूरी तरह से पीड़ित हैं, लेकिन उनकी जबान बंद है, कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि सत्ता में और वोट मांगना फिर जा कर के इन्हीं शिक्षकों से पड़ेगा सबको, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में। मान्यवर, पूरे प्रदेश में एडेड विद्यालय मात्र 4512 है और राजकीय विद्यालय मात्र 700 थे। उनको जूनियर हाई स्कूलों को अपग्रेड करके 2200-2250 तक पहुंचाया गया, लेकिन उसमें शिक्षकों की संख्या 1-2 है और अनएडेड विद्यालय जो है आज की डेट में प्रदेश में 22,000 के लगभग हैं। आज तक हमारी सरकारें हम कह दें चाहे सरकार कह लें, यही 4512 और जो राजकीय विद्यालय हैं इन्हीं की खूबसूरती बढ़ाने में, इन्हीं को वेतन देने में, इन्हीं को जो है संवारने में अपनी पीठ थपथपाती रही। जो माध्यमिक शिक्षा का 80% जिनके कंधों पर भार है, उनकी विषय में किसी ने जो है ध्यान नहीं दिया। एक वक्त आया जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2 अरब रुपया 200 करोड़ रुपया 2016 में दिया उनके मानदेय के लिए, उनके जीवन के भरण पोषण के लिए। लेकिन 17 में जब सरकार बदली, जब 16 में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी, उन्होंने दिया, तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब उन्होंने इन लोगों ने कहा कि यह तो भीख के समान है और ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, यह शिक्षकों को इतना मानदेय देना। और जब 17 में इनकी सरकार आ गई तो जो ऊंट के मुंह में जीरा मिला था, जो भी भीख का की तरह पैसा मिला था, उसको भी इन लोगों ने उस शासनादेश को समाप्त करते हुए जो है उसको वापस ले लिया। और उस पर जो है आरोप क्या लगाए कि शासनादेश जो बना था वह शासनादेश के अंतिम लाइन में ये लिख दिया गया था अधिकारियों द्वारा कि इसे भविष्य में दृष्टांत न माना जाए। मेरा ये कहना है इस सदन के माध्यम से और इस सरकार से कि क्या इस सदन को यह राइट नहीं था कि अगर कोई अधिकारी ने गलती से
एक लाइन लिख दिया कि इसे भविष्य में दृष्टांत न माना जाए तो उसको अमेंडमेंट किया जा सकता था। ये सदन को यह अधिकार था, इस सरकार को अधिकार था कि उसको अमेंडमेंट कर देती और उसको कंटिन्यू कर देती। ये सदन का काम नहीं है लाल बिहारी यादव जी। आप कह रहे हैं सदन को यह अधिकार नहीं था, तो सदन का इससे क्या लेना देना है? सरकार जो चाहे करे। सदन और सरकार, सरकार और सदन दोनों तो एक ही है सर। ओहो लाल बिहारी जी, बताइए कि अब आपको ये कौन स्पष्ट करेगा कि सदन और सरकार एक ही है? इसी सदन में सिन्हा जी, इसी सदन में और डॉक्टर मान सिंह जी, अच्छा, आप लोग हमारी मदद करिए। अच्छा, अब हम और कितना इनको बताइए तो अपने नेता को कि सदन और सरकार एक है कि अलग अलग है। लोग विधानसभा में जो सदन में बैठते हैं सत्ता के लोग, वह सरकार की नहीं है। यहाँ जो विधान परिषद में बैठे हैं विधान परिषद के सदस्य, वो सत्ता के नहीं है। माननीय लाल बिहारी, माननीय सरकार से अलग किया जा सकता है। माननीय लाल बिहारी जी, माननीय लाल बिहारी जी, देखिए हमारे देश की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, ये तीन है। ये सदन जो है ये विधायिका के तहत है। हम केवल विधायिका के व्यक्ति हैं। विधायिका को ही अधिकार, आप सुन तो लो, लेकिन विधायिका में से ही कुछ लोग जब बहुमत के आधार पर चुन लिए जाते हैं तो वो सरकार बना लेते हैं। विधायिका से ही सरकार जाती है, लेकिन वो सरकार जो है वो कार्यपालिका हो जाती है। ठीक है, आप समझ गए? वो एक अलग इकाई हो जाती है। लेकिन सरकार के लोग भी विधायिका कार्यपालिका नहीं हो सकती। जाते इसी विधायिका। माननीय सभापति महोदय, विधायिका कार्यपालिका नहीं हो सकती। कार्यपालिका अलग चीज है, विधायिका अलग चीज है, न्यायपालिका अलग चीज है। बस तो यही तो बात है। हाँ, यही तो कह रहे हैं ना आप उसको। नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, यही नहीं आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उल्टा। हम आप उल्टा कह दिए सर। कार्यपालिका के अंतर्गत जो अधिकारीगण हैं, ये अधिकारीगण केवल अधिकारीगण नहीं, जो सरकार है वो भी है कार्यपालिका में। कार्यपालिका में केवल अधिकारी नहीं है। अरे सर, तो चाहते हैं कि विषैया जो है न जो है आते जो है उसको विषयांतर कर दे रहे हैं। चलिए ये लोग आपको बताएंगे। ठीक सर। डॉक्टर मान सिंह जी और आशुतोष जी आपको बाद में बताएंगे। ठीक है सर। मैं चुप रहिए। मैं सरकार से का ध्यान इस तरफ से, सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके संरक्षण में, कि ये जो शिक्षा में अभी तक जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं 20% पर पैसे खर्च किए जाते हैं, और समता बंधुत्व की बात, सबको लेकर साथ चलने की बात, सबका विकास की बात जो है सरकारें झूठी करती हैं। जिस संवर्ग का 80% भाग अछूता हो, 20% भाग पर ही जो है अभी तक जो कुछ भी हुआ हो रहा है, तो यह सबका साथ और सबका विकास की बात करना बेईमानी तो है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 80% जो शिक्षा में भागीदारी देने वाले लोग हैं, आज रोटी पाकर के रोटी के लिए मोहताज हैं। 2000, 1000, 3000, 4000 प्रबंधक द्वारा मानदेय पाते हैं और प्रबंधक द्वारा मानदेय से अपने जीवन को यापन करते हैं। उनके जीवन यापन की इतनी दुर्दशा है माननीय, और हम वित्तविहीन के ही शिक्षक हैं, इसलिए हम इस दशा को पूरी तरह से जानते हैं। और जितने भी इसमें आए हैं सब एडेड के शिक्षक होंगे, लेकिन हम तो वित्तविहीन के हैं और उमेश द्विवेदी जी भी वित्तविहीन के हैं, लेकिन वो सत्ता शासन में हैं तो उनको उसका दर्द नहीं है। अगर कोई जो है अध्यापक अपने बच्चे की शादी करना चाहे, माननीय, कलफ आपकी ज्यादा कड़ी है उनसे। कलफ आपके कुर्ते में ज्यादा कड़ी है उमेश द्विवेदी जी के कुर्ते से। अच्छा सर, हो सकता है ये तो आप ही ने दिया है, चाहे इसको कड़ी मान ले चाहे मुलायम दिया है आपने। कलम नहीं कहा हमने। अच्छा, हमने कहा कुर्ते की कलफ। अच्छा, है। हाँ, ये अच्छा,
उनके कुर्ते में जितना हल्की जितना कलम है। उनके सूट की सिलाई है और उस सिलाई में से कम्मे में कुर्ता है मानव ठीक है। हाँ। तो अरे मानवेंद्र सिंह जी बोलिए, चुप रहिए मानव प्रताप जी। अरे विषयांतर नहीं, सभापति महोदय कर रहे हैं, उसको आप लोग सुनिए। नहीं हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मानो अब मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। मानो जो है ये 2000, 3000, 4000 पाने वाला इस महंगाई में व्यक्ति अगर दवा की दुकान पर जाएगा, अगर वह हॉस्पिटल में जाए मानवर, तो दवा नहीं पा सकता है। उसका जो है परीक्षण डॉक्टरों द्वारा उतने पैसे में नहीं हो पाएगा। जहां तक शादी विवाह करने का सवाल है, अपनी बच्ची की शादी, बच्चे की शादी इस पैसे में वो कैसे करे, वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दे, उसका बेटा लाख इंटेलिजेंट हो, अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहे तो कतई बना नहीं सकता जो है मान्यवर। वह अपने माता पिता की परवरिश करना, और अगर उसके लिए संभव नहीं है, उसके भाई परिवार अलग अलग कर दे, उसको ज्वाइंट फैमिली हो और कह दे कि एक मंडई बना लो, तो अपने वेतन से एक मंडई भी नहीं बना सकता। इतना दुर्दशा में मैं समझता हूं कि इस देश में और इस प्रदेश में जिसका क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, वो मानवर एमए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड की योग्यता उसकी होती है, एमए एमएससी, वह टीचर इस हायर क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद भी जिस दशा में, जिस दुर्दशा में अपनी जिंदगी को बिता रहा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो भुक्तभोगी हैं वही केवल उनके विषय में जान सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे शिक्षकों के लिए जो है सरकार ने एक व्यवस्था किया था, पिछली सरकार ने, उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। और जो उनके लिए कहा गया कि इनको कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक दिया जाए, तो कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक इस समय 550 की रेट से 16,500 रुपया महीना होता है। 16,500 रुपया महीना किसी प्रबंधक, जो शहरों में 2% विद्यालय हैं, उनको छोड़ करके 98% विद्यालय जो ग्रामीण इलाकों में हैं, उनमें किसी प्रबंधक की हैसियत नहीं है कि वह 18,500 रुपया उनको महीना दे सके। वह तो जो फीस का कलेक्शन करता है, कलेक्शन से वितरण करता है, वितरण में जो भी आता है उसको 1000, 1500, 2000, 4000 रुपया मिल जाता है। ऐसे शिक्षकों, जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता की जब बात आती है मानवर, तो पूरे प्रदेश का जब रिजल्ट आता है यूपी बोर्ड का, जो एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसकी जब गुणवत्ता की, योग्यता की जो का जब रिजल्ट आता है, तो यही वित्त विहीन जो है कि बच्चे प्रदेश को टॉप करते हैं। यही वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे और उनको पढ़ाने वाले वित्त विहीन के शिक्षकों की बदौलत टॉप पर आते हैं। लेकिन इनकी जो दुर्दशा है, इनकी जो दयनीय दशा है, उस पर जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमने सेवा नियमावली की कितनी बार बात किया, हमारी माननीय मंत्री जी बैठी हुई हैं, सेवा नियमावली के विषय में अधिकारी इनको लिख करके दे देते हैं कि 10 अगस्त 2001 की इनकी सेवा नियमावली है। 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली एडेड विद्यालय में अनएडेड शिक्षकों के लिए है, और वह उसमें जो अमेंडमेंट जब हो गया, जिनकी मान्यता हमारी जो 7 क में थी, इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 7 क, वो अमेंड हो गई। हमारी मान्यता जब इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 7(4) में चली गई, हम मूल में जाके सम्मिलित हो गए एडेड विद्यालय में। तो जब एडेड विद्यालय में हम सम्मिलित हो गए, हमारे शिक्षक सम्मिलित हो गए, तो जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 16(6) में जो सेवा नियमावली बनी है, वही सेवा नियमावली हमारे ऊपर जो है मानी जाएगी। इसको मानने के लिए अभी तक न अधिकारी तैयार हुए और न हमारे नेता तैयार हो पाए। इसके लिए आपने एक बहुत बढ़िया अवसर दिया था। 22 तारीख को पिछली बैठक हम लोगों ने किया, अधिकारियों को प्रयास किया समझाने का
लेकिन और उसमें 1.5 महीने का हम लोगों ने समय दिया, जो आपने कमेटी बनाया था उसके माध्यम से हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि 7-4 में जब सारी मान्यताएं परिवर्तित हो गई तो 7-4 मूल धारा मान्यता की है, उसी से राजकीय की मान्यता होती है, उसी की एडेड की मान्यता होती है। तो हमें एड भी गवर्नमेंट अब दे सकती है, मानदेय भी दे सकती है। और उसमें जो आपने अमेंडमेंट किया इस सदन में, उसमें 2 अमेंडमेंट जो है हमारे ऊपर लागू कर दिया कि आपके वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों पर वेतन वितरण अधिनियम 1971 लागू नहीं होगा, चयन बोर्ड आयोग 1982 लागू नहीं होगा। ये दोनों अगर नहीं जब लागू है हमारे ऊपर, जब तक लागू नहीं होता है तब मानदेय तो लागू है, मानदेय तो सरकार दे सकती है, एड पर ले सकती है, नहीं एड पर ले सकती। ज्यादा विद्यालय हैं, ज्यादा व्यवहार पड़ेगा तो कम से कम जीविकोपार्जन के लिए, उनको भरण पोषण के लिए सम्मानजनक मानदेय दे देती। इस पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन सरकार क्यों नहीं विचार कर रही है, या हमारे मंत्री जी, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं समझा पा रही है, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जहां तक ये पढ़ाते हैं मान्यवर, इनका अनुभव काउंट नहीं किया जाता है, चयन बोर्ड आयोग में इनका अनुभव काउंट नहीं होता। ये 10 साल पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ये कोई फॉर्म नहीं भर सकते जो है, परीक्षा नहीं दे सकते जो है। और बता दूं आपसे कि अध्यापकों के साथ साथ इनके छात्रों की क्या दुर्दशा है। ये टॉप कर सकते हैं, लेकिन छात्रवृत्ति, जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति होती है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में का फॉर्म ये नहीं भर सकते, क्योंकि ये वित्तविहीन विद्यालय में पढ़ते हैं। इनका क्या दोष है मान्यवर, ये वित्तविहीन विद्यालय में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एडेड के छात्र भरते हैं, राजकीय के छात्र भरते हैं, और ये पढ़ने में अच्छे होते हुए भी इनको यह अधिकार आज तक नहीं दिया गया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कम से कम पा सके, कि इनको जो है इनके पढ़ाई लिखाई में उसकी सुविधा हो सके। इनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। इनकी छात्रवृत्ति की दशा का एक आंकड़ा आपको बता दें। अभी जो है माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कल हमने जो है पर हमने अपना वक्तव्य दिया। इसके पेज 28 में ये लिखा है मान्यवर कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिए 2022-23 में 24 लाख से अधिक पूर्व दशमोत्तर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया गया। मानव बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए नहीं है माननीय नहीं इसलिए नहीं अच्छी है, इसलिए अच्छी नहीं है, हमारी बात जरा ध्यान से सुन ले, विषयांतर मत करें आप भी जो है। जहां पर सरकारी आंकड़े के अनुसार मैं बोल रहा हूं मानवर, 1 करोड़ 92 लाख बच्चे परिषदीय विद्यालयों में हैं, 1 करोड़ 92 लाख। और जो उसके दूना मैं कम से कम मान लूं, उसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, जो अनएडेड जो प्राइमरी और जूनियर हैं मान्यता प्राप्त, उसमें 4 लाख ही मान लूं मैं, तो ये 6 लाख हो जाते हैं। इसके बाद 1 करोड़ 35 लाख बच्चे जो है माध्यमिक में हैं, ये आंकड़ा इसका है, क्योंकि इसमें 9 और 11 हैं, करीब 60 लाख के करीब जो है, और उससे उतना जो है बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, और उसमें जो संबद्ध जूनियर है इसको मिला लिया जाए तो ये 7 करोड़ 35 लाख बच्चे अगर होते हैं तो 7 करोड़ 35 लाख बच्चों में से 24 लाख को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो महामहिम की छात्र के अभिभाषण में लिखित रूप से आया। हमें बता दें जो है कोई जो है कि यह कितना आंकड़े आपके पास होते नहीं है, आप क्राइम में भी लेके आते हैं, सोना के आंकड़े। अरे मोहसिन साहब गलत इंटरप्रिटेशन करने के आदी हैं। मोहसिन साहब शांत रहिए। सुने नहीं लाल बिहारी जी 24 लाख को दे रहे हैं तो उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए ही, और सरकार से कहिए कि इसको और बढ़ाएं। नहीं मानवा, बस ये 24 को दे रहे हैं तो ठीक नहीं है।
ये मेरा आंकड़ा नहीं है 24 लाख मान्यवर, न मेरा आंकड़ा ये है 1,92,00,000 बच्चों का, न 1,35,00,000 बच्चों का मेरा आंकड़ा है। आंकड़े मान रहे हैं हम जी, आपके मैं मेरा कहना ये है, आपके सारे आंकड़े मान रहे हैं, ये सारे आंकड़े आपके हैं, इस किताब के हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन यह 24 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दे करके यह कह देना कि हम सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, यह कितनी गलत बात है। नहीं, सभी को नहीं दे छात्रवृत्ति आप दे रहे हैं 24 लाख को, जो आपने लिखित दिया है। नहीं, सवाल भी कर रहा हूं कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ जी, जी आपकी बात आ गई। नहीं सर, बस 2 मिनट, आपकी बात आ गई सर, बस 2 मिनट। हाँ। मैं ये कह रहा था, उनको जवाब मत दीजिए, आप किसी को मान्यवर आपको कब बता रहा हूं बात कह दीजिए कि वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। और छात्रवृत्ति में लिखा जाता है कि पहले राजकीय विद्यालय के छात्रों को, फिर एडेड विद्यालय के छात्रों को, फिर अंत में वित्तविहीन के। तो वित्तविहीन के लिए कुछ बचवे नहीं किया, देंगे कहां से? तो ये मैं कह रहा था। इसलिए जो है, और जो मान्यवर हमारी पीड़ा है कि जो समाज को शिक्षा देते हैं, समाज को दिशा देते हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए सरकार को चाहिए कि उनको एक पर नहीं ले सकती। अगर तत्काल में आर्थिक व्यवस्था न हो तो कम से कम सम्मानजनक मानदेय दे करके उनको जीवन यापन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय लाल बिहारी जी, जो आपने कहा, जो नेता सदन के साथ जो पिछली बार हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी कि बैठक होगी, एक बैठक हुई भी है, तो आप ये भरोसा रखिए कि वो बैठक आगे भी होगी। अभी वो समाप्त नहीं व्यवस्था की गई है, उसकी बैठक आगे भी होगी और रास्ते निकाले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कार्य स्थगन अस्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई। अच्छा, हाँ बताइए मंत्री जी, कह दीजिए। सरकार का पक्ष तो जो बैठक होगी उसमें कुछ ठीक आ पाएगा। चलिए मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, इस संबंध में मुझे अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या EM 1443-15/7/2001-1 191/2000 दिनांक 10/8/21 द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित हैं। इसमें मान्यवर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के संबंध में मुझे अवगत कराना है कि वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 7 का के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। वित्तविहीन विद्यालयों को इस शर्त के अधीन मान्यता प्रदान की जाती है कि संस्था प्रबंधक शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों की उपलब्धियों का भुगतान स्वयं अपने निजी स्रोतों से करेंगे। आगे मान्यवर, वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान का दायित्व पूर्ण रूप से प्रबंधन तंत्र का है, क्योंकि ये विद्यालय राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालय नहीं हैं। वित्तविहीन विद्यालयों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत परीक्षा संचालन के उद्देश्य से छात्रों के पंजीकरण एवं पठन पाठन की मान्यता दी गई है, परंतु उन विद्यालयों में ना तो कोई पद सृजन किया गया है और ना ही इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन भुगतान किए जाने की प्रतिबद्धता है। मैं मान्यवर ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सम्मानित सदस्यों के द्वारा आए दिन इस बात को रखा जाता है और हमारे डिप्टी सीएम साहब ने बैठक भी की थी, सब अधिकारियों को भी बुलाया था और उनके बीच में भी ये बात रखी थी, लेकिन आज की स्थिति में ये कोई भी चीज़ मान्य नहीं है। आगे जैसे भी विचार बनेगा, जो भी परिस्थितियां होंगी, उस आधार पर विचार किया जाए। ठीक है, ठीक है। नहीं, अब लाल बिहारी जी,
हैं? वित्तविहीन शिक्षकों की कोई नियमावली बनाने पर क्या सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी, लाल बिहारी जी बैठी है, वो सर, नहीं। आपकी पूरी बात आ गई। अच्छा, आप हाँ कह लीजिए एक बात। नहीं, आप भाई कह लीजिए, दोनों का देगी साहब। दोनों के जवाब साथ देते हैं। बड़े कष्ट के साथ माननीय सभापति महोदय, आपके सामने मुझे कहना पड़ रहा है, ये शिक्षा विभाग के अधिकारी नाम के शिक्षित हैं या पढ़े लिखे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। जब 7 का अमेंडमेंट हो गया, 7(4) हो गया, और आप ही के इसी सदन में, और आज भी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को 7 का दे रहे हैं। क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, और उसी में नहीं देखें मानवर, इतनी गलत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है अधिकारियों द्वारा। ये पहली बार नहीं रखी जा रही है, 3 बार से रखी जा रही है, और आड़ में जो है हम लोग समझाते हैं कि गलत काम क्यों आप करते हो, कहते हैं गलती हो गई मानवर, उसको मत उठाइएगा। और देखें, और इसके बाद माननीय मंत्री जी एक चीज और बता दें मानवर, और उसी में 7 क में एक प्रबंध तंत्र की व्यवस्था थी। जब हम मूल धारा एडेड की धारा जो है 7(4) में चले गए, माननीय हाईकोर्ट और सरकार दोनों के का उसमें अनुमोदन प्राप्त हो चुका, शासनादेश बन चुका, तो फिर प्रबंध तंत्र देगा, और जो है 7 क में मानता है। यह सदन में उत्तर आना जो है बहुत ही खेदजनक है सर। इस पर जो है माननीय मंत्री जी से हम कहेंगे कि इस तरह का उत्तर सदन में न आने पावे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि नियुक्ति का प्रबंध तंत्र के पास है कि वो नियुक्ति करेगा। अगर प्रबंध तंत्र नियुक्ति करेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो अंशकालिक करेगा या पूर्णकालिक करेगा? तो ये दुविधा वाली बात कहते हैं कि नियुक्ति का काम प्रबंधक का है, आपका कहना है सरकार का। अधिकारी कहते हैं भाई प्रबंधक जाने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अंशकालिक है या पूर्णकालिक है? वो तो वो तय करेगा कि अंशकालिक है या पूर्णकालिक है। इसलिए इसको जरूर दिखवा ले। नियमावली न होने के तहत के कारण से ये बड़ी दिक्कत है शिक्षकों के सामने। वास्तव में लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हैं। नेता सदन के साथ जो बैठक हो उसमें ये विषय रखिए, और सब लोग सहमति बनाकर नियमावली बनने की बात हो तो उस पर विचार करें। माननीय मंत्री जी, मुझे लगता है नेता सदन के साथ जो बैठक होगी उसमें सबके सुझाव लेकर, और जैसा सबकी राय बने वैसा निर्णय लीजिए। ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भ में दूसरी है। श्री भीम